हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जसवर क्लासेस। जसवर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जॉन डन की बायोग्राफी हमारा टॉपिक है और जैसे कि आप सब जानते हैं एलडी ग्रेड का काफ़ी कोर्स अब कंप्लीट हो चुका है। हम बायोग्राफी पर अपना वर्क कर रहे हैं। इनकी आज जो जॉन डन की बायोग्राफी है, इसमें मैं आपको इस बात की सांत्वना देती हूँ कि आपको इसमें पूरा जो इनका मेन टॉपिक है वो देखने को मिलेगा। इसमें एक भी टॉपिक अब छूटने वाला नहीं है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे, इसलिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। जॉर्डन की बायोग्राफी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1572 में हुआ था और इनकी डेथ की हुई थी 1631 में। ठीक है दोस्तों, ये एक रिप्रेजेंटेटिव पोइट थे जैकोबियन और एलिजाबेथन एरा के। जैकोबियन और एलिजाबेथन एरा दोनों में ही इन्होंने अपने जो है वर्क दिए थे। इनके फादर का नाम था जॉन। जॉन इनके पिता का नाम था। इनकी माताजी का नाम एलिजाबेथ हेवुड्स था और ये एक बहुत वेल नाउन फैमिली से आती थी। उनके बाद इनके अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था लंदन में 22 जनवरी 1572 में। 22 जनवरी 1572 में लंदन में इनका जन्म हुआ था। ये एक रोमन कैथोलिक थे और उस दौरान के ब्रिटिश जो समाज था उसमें इनको बहुत ज़्यादा नापसंद किया जाता था, डिसलाइक किया जाता था। और इन्हीं वजह से इन्हें अपनी लाइफ में कई जो समझौते करने पड़े वो इसी के कारण करने पड़े, क्योंकि ये एक रोमन कैथोलिक थे और समाज जिसमें ये रहते थे वो एक ब्रिटिश थे। 1576 में इनके जन्म के 4 साल बाद ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। 1576 में इनके फादर की डेथ हो जाती है, इनके जन्म के 4 साल बाद ही। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 1584 में 1584 में एडमिटेड टू हॉर्ट हॉल। उसके बाद में इनको जो है एडमिशन दिलाया जाता है हार्ट हॉल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। ठीक है, 1584 में ये हार्ट हॉल कॉलेज को ज्वाइन करते हैं। 1587 से 91 तक ये विदेशों में अपनी यात्राएं करते हैं। 1587 से 1901 तक ये विदेशों में अपनी यात्राएं करते हैं। उसके बाद में 1591 मई मंथ में ये लॉ स्टूडेंट एट थेव्स इन से अपना जो है लॉ की डिग्री हासिल करते हैं। 1592 में 6 मई को ये लिंकन्स इन में जो है ज्वाइन करते हैं। ये एक कॉलेज से होता है। ठीक है, लिंकन्स इन को ये ज्वाइन करते हैं। ये एक लॉ स्कूल था। उसके बाद में 1593 में ईयर ऑफ ग्रेट अनहैप्पीनेस बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ। 93 में इनके भाई की डेथ हो जाती है, जिसके कारण ये बहुत उदास रहने लगते हैं। 96 में जून में ये एर्ल ऑफ सिसेक्स बन जाते हैं। एर्ल ऑफ इसेक्स बन जाते हैं 96 में। 1598 की अगर बात की जाए तो इन्हें सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है सर थॉमस एगर्टन का। सर थॉमस एगर्टन का जो लॉर्ड कीपर थे, ठीक है, उनका सेक्रेटरी इनको बनाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। 1599 में फेल इन लव विद मिस एन मूर, डॉटर ऑफ सर जॉर्ज मूर एंड नाइसी टू सर थॉमस एगर्टन्स वाइफ ऑल्सो वॉन हर हार्ट। ठीक है, अब क्या होता है, 1599 में मिस एन वूर से इन्हें प्यार हो जाता है, जो सर जॉर्ज मूर की बेटी थी। और सर थॉमस एग्रेंटाइंस की जो वाइफ थी उनकी नाइसी थी। 1601 में इनको जो है इनको इलेक्ट किया जाता है एमपी फॉर बार्कले। एमपी फॉर बार्कले का इन्हें बनाया जाता है, बार्कले का एमपी बनाया जाता है। 1601 में दिसंबर के महीने में सेक्रेटरी सीक्रेटली मैरिड एन मूर एंड एलॉप्ड विद हर। ये चोरी से जो है एन मूर से शादी कर लेते हैं और उसके साथ भाग जाते हैं। 1602 में फरवरी के मंथ में क्या होता है, इनको सेक्रेटरी की जो अपॉइंट किया गया था उससे इन्हें डिसमिस कर दिया जाता है। सर थॉमस एगर्टन के जो सेक्रेटरी थे इन्हें उस जॉब से हटा दिया जाता है और उसके बाद में इन्हें देश निकाला दे दिया जाता है और इन्हें जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, उनकी बेटी से भागकर शादी कर ली थी। 1602 में क्या होता है, अप्रैल के मंथ में हिज मैरिज वॉज रेटिफाइड एंड ही वॉज रिलीज्ड। उनको जो है जेल से रिहा कर दिया जाता है। 1602 से 1606 तक फिर ये अपनी वाइफ के साथ में पेरफोर्ड में रहते हैं। पेरफोर्ड में अपनी वाइफ के साथ में 1602 से 1604
1606 तक 4 साल तक ये उनके साथ रहते हैं। 1606 से 1611 के बीच ये मिर्चाम आ जाते हैं। उसके बाद में 1603 में आपको पता ही होगा एलिजाबेथ की डेथ होती है। उसके बाद में जेम्स आए और एलिजाबेथ जो एरा था वो ख़त्म हो जाता है, एलिजाबेथ का जो पीरियड था वो ख़त्म हो जाता है और जेम्स के साथ में क्या आता है, जैकोबियन एज आ जाते हैं। इन्हीं के नाम के जो ऊपर है जैकोबियन एज जेम्स के नाम पर ही जो है पढ़ी जाती है। उसके बाद में आपको बता दें जो उस समय क्या था, ऑथ ऑफ सुप्रीमेसी था। देखिए अगर आप कोई भी डिग्री लेते हैं तो उसमें आपको एक शपथ ग्रहण करनी थी, तो वो ऑथ ऑफ सुप्रीमेसी कहलाती थी, जिसमें जो सुप्रीम्स होते थे, जो उस टाइम के क्वींस थे, उनके ये एक तरह से रूल में होता था कि आपको उनके लिए एक ऑथ लेनी होगी। तो ये जो ऑथ थी ये उस टाइम के जो ब्रिटिश फैमिली थी, ब्रिटिश लोग थे, उनके हक में थी और रोमन कैथोलिक्स के ये अगेंस्ट थी। तो एज अ रोमन कैथोलिक जॉन डन इस ऑफ सुप्रीमेसी को लेने से इनकार कर देते हैं, जिसके कारण उनकी जो डिग्रियां थी वो सभी वेस्ट हो जाती हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं कि उनको मान्यता नहीं मिलती। ठीक है, ये इसमें काफ़ी जो है आपको अपवाद देखने को मिलेगा। उसके बाद में क्या होता है, 1610 में इनका एक वर्क आता है पैसिडियो मार्टर। पैसिडो मार्टायर में आप देखेंगे कि एक प्रोस वर्क था, इनका पब्लिश हुआ था 1610 में। उसके बाद में 17 अप्रैल 1610 में ये अवार्ड किए गए थे, एमए ऑनरी डिग्री इनको मिली थी। ठीक है, एमए की ऑनरी डिग्री से इनको सम्मानित किया गया था ऑक्सफोर्ड द्वारा। 1611 में इनका वर्क आया था एंड एक तरह से कनक्लेव था इनका, कनक्लेव इग्नाती एंड इग्नातियस। ठीक है, इग्नाती एंड इग्नातियस, ये इनका प्रॉस वर्क था। 1601 से और 12 के बीच में इनकी 2 एनिवर्सरीज आई। ठीक है, जिसमें 2 वर्क थे इनके, द एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, द प्रोग्रेस ऑफ द सोल। ये 1611 और 12 में इनका वर्क आया था, जिसके एनिवर्सरी थी ये 2। ठीक है, उसके बाद में 1615 अप्रैल के मंथ में डॉक्टर ऑफ डिवाइनिटी इनको मिली कैम्ब्रिज की, डॉक्टर की जो डिग्री नहीं दी गई थी, डिग्री ऑफ डिवाइनिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनके 2 ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, 1617 में 15 अगस्त 1617 को इनकी वाइफ एनेडन की डेथ हो जाती है। ठीक है, एनेडन की डेथ हो जाती है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। एनेडन की अगर बात की जाए तो इनके 12 बच्चे थे, 16 साल, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, 12 बच्चे थे, 16 साल की जो मैरिड लाइफ थी उसमें इनको 12 बच्चे हुए थे। तो इनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ के बाद में ये काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या होता है, 1621 में नवंबर 1621 में इनको एसटी पॉल्स जो कॉलेज था, एसटी पॉल्स कॉलेज था, उसका डीन बनाया जाता है। इनको डीन बनाया जाता है एसटी पॉल्स स्कूल कॉलेज का। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, 1631 मार्च 1631 को इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है। इनकी अगर वर्क की हम बात करें तो इन्होंने 1 मीटर का यूज़ किया था अपने वर्क में, काफ़ी मीटर इन्होंने यूज़ किए थे। एक कंसीट को इन्होंने यूज़ किया था। कंसीट आप जानते ही होंगे 2 तरह की होती है, जो हमने अब तक देखे हैं उनमें 2 तरह की कंसीट आती है। एक तो होती है पेट्रार्कन कंसीट और एक होती है मेटाफिजिकल कंसीट। अगर जॉन डन की जैसे हम बात करें तो जॉन डन ने कौन सी कंसीट यूज़ की है, आप सभी को पता है, मेटाफिजिकल कंसीट यूज़ की है। इनकी मैरिड लाइफ के दौरान जब इनकी वाइफ इनके साथ थी तो तब इन्होंने क्या किया था, इनके जो वर्क्स थे वो लव के बारे में ज़्यादातर लिखते थे। ठीक है दोस्तों, इनकी वाइफ के साथ में। लेकिन जब इनकी वाइफ की डेथ हो गई तो आप लोगों को पता ही होगा ये डिप्रेशन में चले गए थे, तो ये काफ़ी निराश हो गए थे जीवन से। फिर इन्होंने डेथ और रिलीजन, जो इनकी ज़्यादातर थीम्स थी वो डेथ और रिलीजन हो गई थी इनकी वाइफ की डेथ के बाद में। मेटाफिजिकल कंसीट की अगर हम बात करें तो मेटाफिजिकल कंसीट क्या होता है, मेटा और फिजिकल 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो मेटा और एक फिजिकल। मेटा मीन्स होता है किसी चीज़ के बियॉन्ड और फिजिकल होता है फिजिकल। तो यहाँ जो मेटाफिजिकल होता है वो है शारीरिक, एक तरह से आप कह सकते हो कि फिजिकल जो डिज़ायर्स होती है उन सबसे आगे होता है ये। ठीक है, कंसीट्स आर फॉर फेस्ट कंपैरिजंस।
इसमें आपको जो कंसीट्स होंगे वो कैसे होती है, फॉर फेस्ट कंपेरिजन, यानी बहुत दूर दूर तक उनके जो है आपको सोच नहीं पाओगे कि किस तरह से ये जो है चीज़ों को आपस में जोड़ देते थे। जैसे कि आपने इनके एक वर्क है फॉरबिडन वार्निंग, उन्होंने उसमें इन्होंने कहा है लवर्स को पेयर ऑफ कंपास से इन्होंने क्या किया है, एक तरह से उन्होंने जोड़ा है। वो कहते थे जो लवर्स होते हैं वो एक ऐसे पेयर होते हैं जैसे कि कंपास के पेयर हो। आपने देखा होगा जो कंपास होता है उसके 2 पैर होते हैं, तो इसी तरह से ऊपर से वो जुड़े होते थे। तो ऐसे कहता है कि जो लवर्स होते हैं वो भी होते तो 2 हैं, लेकिन आत्मा क्या है उनकी एक हो जाती है। एक इनका वर्क है फ्लिया, द फ्लिया। तो उसमें इन्होंने एक पैराडॉक्स किया है, बहुत बेहतरीन इन्होंने का एक पैराडॉक्स था कि बी बाइटिंग टू लवर्स, जो सेक्स डिज़ायर्स होती हैं वो जो राइटर्स लवर्स होते हैं, ठीक है, तो उन दोनों को एक बी जब 2 को काटेगी तो उनका खून जो है आपस में मिक्स हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो बेड है वो टेम्पल की तरह हो जाएगा, और इस तरह से उन्होंने इस तरह के विचार आते थे उनके कि आप दूर दूर तक सोच नहीं पाओगे कि ये इस तरह से भी कर सकते हैं। इनकी अगर लैंग्वेज की बात करें तो उन्होंने कोलोक्वाल लैंग्वेज यूज़ की है। कोलोक्वाल लैंग्वेज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की तरह होती है, जिसमें कि आपको लगेगा कि वो आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, वो आपकी भाषा में आपसे बात करेंगे। जैसे कि एक कैनोनाइजेशन है, तो कैनोनाइजेशन क्या होता है, कैनोनाइजेशन होता है किसी संत की उपाधि देने को बोलते हैं कैनोनाइजेशन। लेकिन जो इनकी पोएम है उसमें कह रहे हैं कि मुझे संत की उपाधि मेरे प्रेम में मिलनी चाहिए, तो वो कहते हैं फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। ये स्टार्टिंग लाइन है इसकी, और आप देख सकते हो कि बिल्कुल डायरेक्ट आपकी ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखों में डाल के आंखें डाल कर कह रहे हैं वो कि फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। मेटाफिजिकल पोइट्स की अगर हम बात की जाए तो मेटाफिजिकल के जो पोइट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके कुछ नाम मैं आपको बता दिए हैं, इनको नोट कर लीजिए। एक तो आप जानते ही हैं, हम बात कर रहे हैं जॉन डन की। दूसरा है हर्बर्ट रीड। थर्ड नंबर पे है क्रैशो। फोर्थ मार्वल। फिफ्थ वेगान। और सिक्स नंबर पे आते हैं टेरन। ठीक है, डन, हर्बर्ट, क्रैशो, मार्वल, वेगान, टेरन। इनको आप हो सके तो नोट कर लीजिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये आपके एग्जाम्स के लेवल के हैं, और आपके एग्जाम्स में इनमें से जोंडन के बारे में अगर कुछ भी पूछा जा रहा है ना, तो इसमें से आपको मिलना 100% श्योर है। इनके अगर हम वर्क की बात करें, इनके बारे में जो लिखे गए थे वर्क उनकी बात करें, तो एक बहुत फेमस लाइन है जो इनके बारे में पूछी गई थी, हियर लाइज अ किंग दैट रूल्ड एज ही थॉट फिट, द यूनिवर्सल मोनार्की ऑफ इट। एक एलिजी लिखी गई थी 1633 में, इनकी डेथ के बाद में एक एलिजी लिखी गई थी 1633 में। उसको लिखा था थॉमस कैरो ने। थॉमस कैरो ने लिखा था, और उन्होंने एक लाइन दी थी। उन्होंने इसे इन्हें क्या कहा था, जॉर्डन को कहा था द यूनिवर्सल मोनार्की ऑफ विट। द यूनिवर्सल मोनार्की ऑफ विट ये कहा था थॉमस कैरो ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि द मोनार्क ऑफ विट, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, द मोनार्की कहा है इन्होंने कैरियो ने, और मोनार्क कहा है इन्हें लेसमैन ने। जेबी लेसमैन ने इनको कहा था द मोनार्क ऑफ विट, और थॉमस कैरो ने इन्हें कहा था द यूनिवर्सल मोनार्की ऑफ विट। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद कीजिए, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा था। नेक्स्ट है, इनके वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। इनके जो फेमस वर्क्स थे वो पोएट्री में लिखे गए थे, इन्होंने प्रोस वर्क भी लिखे हैं। तो जो पोएट्री में इनके वर्क आए थे उनमें एक वर्क आता है द एलिजीज। एलिजीज के अंदर 20 आपको एलिजी मिलेगी। ये कलेक्शन है एलिजीज का, जिसमें 20 एलिजी है, एंड दे आर सपोज टू हैव बीन कंपोज ड्यूरिंग 1590s। 1590 के आसपास ये जो है लिखी गई थी। सेकंड जो इनका वर्क है द सटायर्स। सटायर्स एक ग्रुप है 5 पोएम का, ठीक है, और ये 16वीं शताब्दी के लास्ट डेकेड में लिखा गया था। थर्ड वर्क है इनका वर्स लेटर्स। फोर्थ वर्क है एपिथालामिया। एपिथालामिया मीन्स होता है मैरिज सॉन्ग्स। तो इन्होंने 3 मैरिज सॉन्ग्स लिखे थे, वे तीनों के तीनों इसमें है। जिसमें फर्स्ट लिखा था इन्होंने लिंकन्स इन 1592 में। सेकंड लिखा था एसटी वैलेंटाइंस डे 1613 में फॉर द मैरिज ऑफ प्रिंस एलिजाबेथ। प्रिंस एलिजाबेथ के लिए इन्होंने एक मैरिज सॉन्ग लिखा था 1613 में एसटी वैलेंटाइंस डे पर। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, थर्ड जो इनकी मैरिज सॉन्ग था वो दिसंबर 1613 में आया था।
ये एर्ल ऑफ सोमरसेट की शादी में लिखा था इन्होंने, ठीक है, एर्ल ऑफ सोमरसेट की शादी में लिखा था 1613 में। 5th नंबर पर आता है द प्रोग्रेस ऑफ सोल। देखिए मैंने आपको बताया था प्रोग्रेस ऑफ सोल एक तरह से इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। इनके 2 एनिवर्सरीज में से एक है द प्रोग्रेस ऑफ सोल। 1601 में आई थी। क्वीन एलिजाबेथ को इसमें क्या आर्क हेरेटिक्स कहा गया था, उन्हें आर्क हेरेटिक्स की तरह इसमें बताया गया था। 6th नंबर पर कवर का था एपिसेडीज एंड ऑब्सीक्यूज। ये 7 एलिजीज का एक ग्रुप है। 7th नंबर पर आता है एनिवर्सरीज, ठीक है। एनिवर्सरीज ये 2 थी, जिसमें से ये लिखी गई थी द डेथ ऑफ सर रॉबर्ट ड्यूअरीज डॉटर एलिजाबेथ। जो रॉबर्ट ड्यूअरी की बेटी थी एलिजाबेथ, उनकी डेथ पर ये एक मॉर्न करने के लिए एनिवर्सरीज लिखी गई थी। नेक्स्ट है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स 55 पोएम का एक कलेक्शन है, ठीक है। 55 पोएम का कलेक्शन है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। जैसे कि आपको मैंने बताया था जब इनकी वाइफ इनके साथ थी तो तब इनके जो थीम्स होती थी तब वो लव और सेक्स के बारे में लिखते थे, लेकिन उसके बाद में जब उनकी डेथ हो गई तो इनके जो थीम्स थी वे चेंज हो गई रिलीजन और डेथ में, ठीक है। तो उनमें से डिवाइन पोएम की अगर इनकी बात करें तो एक ला कोरोना नाम से इन्होंने सोनेट्स लिखे थे। 8 सोनेट्स का वो ग्रुप था जो डेडिकेट किया था इन्होंने लेडी हर्बर्ट को, ठीक है। ला कोरोना नाम से एक ग्रुप था डिवाइन पोएम्स का जिसमें 8 सोनेट्स थे, वो इन्होंने डेडिकेटेड किया था लेडी हर्बर्ट को। 2nd नंबर पर आता है होली सोनेट्स। होली सोनेट्स 90 होली सोनेट्स आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, जिनमें जो इन्होंने 1609 से 1617 के बीच में लिखे थे। होली सोनेट्स में 19 सोनेट आते हैं। लेटर डिवाइन पोएम्स में 15 रिलीजियस पोएम्स आती हैं जो इन्होंने अपनी लाइफ के लास्ट पीरियड में लिखी थी। लेटर डिवाइन पोएम्स में 15 रिलीजियस पोएम्स आती हैं। उसके बाद में हिज प्रोज वर्क्स के बारे में अगर बात की जाए थी तो उनके प्रोज वर्क्स में आता है पैराडॉक्सिस एंड प्रॉब्लम्स। पैराडॉक्सिस एंड प्रॉब्लम्स इनका वर्क आता है। ये शॉर्ट एसेज का एक कलेक्शन है जिसमें जो इन्होंने 1590 के आसपास लिखा था। उसके बाद में इनका वर्क आता है बाय बिया थैनेटोस, ठीक है। तो बिया थैनेटोस जो इनका साइंटिफिक स्टडी है सुसाइड के बारे में, ये बताते हैं इसमें सुसाइड के बारे में साइंटिफिक स्टडी है और इसकी जो थीम है वो भी सुसाइड ही है। नेक्स्ट है सूडो मार्टायर। ये अटैक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक रोमन कैथोलिक थे और जो उस समय समाज था जिस समाज में रहते थे वो क्या था, ब्रिटिश था। लंदन में रहते तो ब्रिटिश समाज था। तो इन्होंने अटैक किया था अथॉरिटी पर ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च इन जनरल 1610 में। नेक्स्ट इनका प्रॉस वर्क आता है इग्नातस हिज एनक्लेव। ये कलेक्शन था एसए का 1610 में आया था। नेक्स्ट वर्क है इनका एसेज इन डिवाइनिटी। नेक्स्ट वर्क है डेवोशंस 23 ग्रुप ऑफ एसेज। इसमें 23 एसेज का एक ग्रुप है जो इन्होंने 1623 और 24 के विंटर सीजन में लिखा था। नेक्स्ट वर्क जो इनका लास्ट वर्क आया था सरमन्स। लास्ट वर्क था इनका सरमन्स जो इन्होंने अपनी जीवन के 16 सालों के दौरान लिखा था। और इसकी अगर हम बात करें तो सरमन्स में जो इनके वर्क हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है समझने में। उसमें इन्होंने काफ़ी कोलोक्वल लैंग्वेज का, रेथोरिक लैंग्वेज का यूज़ किया है जिसे समझना आम लोगों के बहुत मुश्किल हो गया था। तो ये बहुत ज़्यादा इनका हार्ड वर्क माना जाता है। तो आज की इनकी लाइफ के बारे में हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की। इसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई वर्क ऐसा है जो छूट गया हो। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से याद कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।